हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपने देखा था, हमने लास्ट वीडियोस में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये हमारी थर्ड प्रिपरेशन चल रही थी। फर्स्ट प्रिपरेशन हमने देखी अल्कोहल से, सेकंड प्रिपरेशन हमने देखी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से, थर्ड जो प्रिपरेशन देखी हमने SOCl2 यानी थायोक्लोराइड की हेल्प से। फिर हमने एल्केन से प्रिपरेशन शुरू की वाया हैपनिंग थ्रू दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी, कैसे वहाँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ना। आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर देखा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, इससे आपको क्लैरिफिकेशन आएगी। देन हमने एल्कीन से कंक्लूजन लिया था कि किस तरीके से हम एल्कीन के थ्रू हमारे हेलोजन हाइड्राइड एसिड्स का यूज़ करके हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट्स तक पहुंच रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर लिया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम जब एल्कीन में डाल रहे थे तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था। उसमें हमने मार्कोनिव रूल तो पढ़ लिया था कि जो ये हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल जब एल्कीन होती है तो उसमें जब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स डाले जाते हैं तो किस तरीके से जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है हम कैसे पता करेंगे। क्या हमें प्रोडक्ट्स बना बना के देखने पड़ेंगे पॉसिबिलिटी, तब हम मेजर माइनर निकाल पाएंगे? मैकेनिज्म बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए आया मार्कोनिव रूल, जिससे हमें पता चला कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाके अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाके अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन लेस होंगे। ये हाइड्रोजन मोर एंड लेस आर ऑन दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं आपको उनको देखना है। ये जो CH3 के ऊपर जो हाइड्रोजन, इनको आपको नहीं देखना है। जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है आपको वो देखने, वो जिस कार्बन एटम पे कम वहाँ पे क्लोरीन, वो जिस कार्बन पे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन। जहाँ हाइड्रोजन को ज़्यादा अपने जैसे हाइड्रोजन दिखेंगे हाइड्रोजन वहीं जाना चाहेगा। देखो उसको अपने जैसे हाइड्रोजन दिख रहे थे तो हाइड्रोजन वहाँ चला गया। यहाँ उसको अपने जैसे हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं तो यहाँ क्लोरीन आ गया। सो सिंपल। चलिए अब हम करते हैं एंटी मार्कोनिव रूल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस केस में मार्कोनिव रूल लगाना है और किस केस में एंटी मार्कोनिव रूल लगाना है? तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि एंटी मार्कोनिव रूल जो है हमारे पास तब एप्लीकेबल होता है जब HBr इन केस ऑफ पर ऑक्साइड हम डाल देते हैं। जब आप रिएजेंट में HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड डाल देंगे। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? परऑक्साइड्स होते हैं जैसे H2O2 टाइप्स। जो भी मतलब ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर एक वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर हो जाती तो पर ग्रुप बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ H2SO4 है, अगर मैं इस H2SO4 में एक ऑक्सीजन अदर एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ H2SO5, तो ये पर एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया। जहाँ पे ये O टाइप की लिंकेज आ जाती है ना, ये पर वाली लिंकेज हो जाती है। सेम ऐसी ही H2O2 में कहीं ना कहीं लिंकेज हमें देखने को मिलती है। ये कुछ इस टाइप की हमारे पास लिंकेज होती है। देखिए इसका ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे खुली किताब होता है ना, जस्ट लाइक इस तरह। तो इस तरीके से हमारे पास H2O2 का स्ट्रक्चर होता है एंटी मार्कोनिव रूल के अंदर। तो अब हमें देखना है एंटी मार्कोनिव रूल में कंडीशन क्या लगती है। तो देखिए एंटी मार्कोनिव रूल ये बोलता है कि जो मार्कोनिव रूल में H पॉजिटिव और Cl की कंडीशन थी ना, उसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ H पॉजिटिव या जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन लेस होंगे। वहाँ पे क्या था? पॉजिटिव पार्ट वहाँ जा रहा था जहाँ उसे उस जैसे लोग दिखाई दे रहे थे, पॉजिटिव हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन लेस होंगे, कम होंगे। और जो Cl नेगेटिव है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो कहाँ जाएगा? वो पहले वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजन कम होते थे, अब ये वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन मोर होंगे। जहाँ जब जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन मोर होंगे वहाँ पे Cl नेगेटिव जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने इसमें डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड दैट इज H2O2। तो अब मैं यहाँ पे जब ऐड कर रही हूँ तो ये जो HBr है H पॉजिटिव Br माइनस, राइट। तो अब जो HBr है H पॉजिटिव है
कहाँ जाएगा? जाना तो वहाँ था जहाँ इसको इस जैसे लोग मिल रहे थे, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव लोग थे, पर क्या करना, एंटी मार्कोनी रूल लगाना, अपोजिट करो काम। यहाँ ना जाके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CCH3, ये डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा हो जाएगा? पार्शियल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे HH, अगर यहाँ H आए तो बची पोजीशन पे क्या आएगा? Br। ये डबल बॉन्ड जो है एक प्रॉपर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही Br आएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? CH3H CH Br। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिव्स रूल, जो कि क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। जब हमारे पास रिएक्शन होगी तो इसकी अमाउंट मान लो 60% रहेगी या 70, जो भी होगी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में ये रहेगा। और जो कम अमाउंट में होगा जिसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, वो कौन सा होगा? वो ये होगा CH3 CH3। इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा? Br। इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा? H। तो ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि एंटी मार्कोनिव रूल के अपोजिट जाके बना है, राइट। तो ये था हमारा मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल। जब भी आपको एल्कीन दिखे उसमें आपको किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, चाहे वो ज़रूरी नहीं है हेलाइड सी हो, आगे बहुत फर्दर रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर H पॉजिटिव OH माइनस को भी ऐड करना होगा। कुछ और भी ऐसे से आप मान लीजिए NH3 ही है, NH3 कैसे टूटता है? NH2 माइनस H पॉजिटिव। तो जो NH2 माइनस है ये एज अ नेगेटिव पार्ट की तरह कर रहा है, H पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव पार्ट की तरह कर रहा है। तो जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्लस कोई पॉजिटिव पार्ट है अटैक करना होगा, अगर आपको मार्कोनी वाली कंडीशन दिख रही है, एंटी मार्कोनिव दिख रही है, तो आप यही रूल्स लगाएंगे। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया है। चलिए अब हम, ये मेथड तो था जो हम डिटेल में पढ़ने लगे थे। देखिए फ्रॉम एल्कीन आपको किस तरीके से हेलो कंपाउंड्स को आप डराइव कर रहे थे, ये फर्स्ट मेथड था बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो अब आपको प्रिपेयर करना है बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस। किसके अंदर करना है? एल्कीन के अंदर ही करना है। एल्कीन के अंदर ही आपको Br2 F2 Cl2 और I2 को ऐड करना है। तो देखिए, देखते हैं कि अब उनमें डायरेक्ट अगर Br2 Cl2 F2 I2 डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो जब भी आप आगे लैब्स में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड को आपको डिटेक्ट करना होगा कि इसका नाम क्या है, ये कंपाउंड है क्या। तो उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट्स करने पड़ेंगे। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या इसमें डबल बॉन्ड है, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप OH है, OH है तो वो कौन सा है। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लुकास टेस्ट पढ़ा था। तो उस लुकास टेस्ट का मेन मोटिव ये था कि आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं कि आप एक मशीन होती है उसके अंदर आप अगर किसी भी अननोन कंपाउंड को डाल देते हैं तो उसका स्पेक्ट्रा आता है कुछ इस तरीके से। आप उस स्पेक्ट्रा की पीक और पोजीशन से बता सकते हैं कि वो वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप और कितने फंक्शनल ग्रुप है, इतना आप उस पे से क्लैरिफिकेशन से डिटेक्शन कर सकते हैं। तो उसी टाइप का एक डिटेक्शन टेस्ट होता है, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें तो सिर्फ रिएक्शन पढ़नी थी, वो भी एल्कीन की रिएक्शन विद हेलोजेंस F2Br2Cl2 के साथ, तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ से आ गया? तो ये जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है ये टेस्ट ही काम आता है जब ये रिएक्शन आपस में होती हैं। जैसे कि फॉर आप एग्जांपल लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट मैंने एल्कीन ली है, दैट इज़ इथीन, जो कि स्मॉलेस्ट एल्कीन है। अगर मैं इसमें Br2 डालूँ, ब्रोमीन डालूँ, ब्रोमीन लिक्विड डालूंगी तो मेरे पास ब्राउन कलर के फ्यूम्स अराइज होंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स अराइज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये दो पोजीशंस हैं, यहाँ पे ये ब्रोमीन ऑक्युपाई कर लेगा। एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटा है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक Br ने यहाँ बॉन्ड बना लिया और एक Br ने यहाँ बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड जब भी टूटता है तो वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ सकते होते हैं। देखिए कैसे कि कोई Br अगर टूटा है तो देखिए वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, और ये डबल बॉन्ड अगर टूट रहा है तो वो 2 एक इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा। एक Br अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाया है, वो यहाँ बॉन्ड बना लेगा,
एक और Br इलेक्ट्रॉन लाया तो बॉन्ड बना लेगा। तो एक डबल बॉन्ड के टूटने से दो नए सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो उसके रिजल्ट से हमें दो सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन होंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे हम। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे चार सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। अब वो कंडीशन रिएक्शन कंडीशन और रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि वो चारों फॉर्म हुए हैं या उनमें से दो पे ही रिएक्शन स्टॉप हो गई है। पर ये आप मेन बेसिकली दिमाग में याद रखेंगे कि एक ही डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ टूटा है तो वो डबल बॉन्ड की कोस्ट पे ये एक डबल बॉन्ड की कोस्ट पे दो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो कलर है हमारे पास ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो हराइज हुए हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन लिक्विड टेस्ट। जो ये ब्रोमीन लिक्विड टेस्ट हुआ है इससे हम अनसैचुरेशन का पता लगाते हैं कि हमें इस किसी लैब में हमने काम किया, मान लिया टीचर ने हमें ये दिया है तो अब हमें ये देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है ये चेक करने के लिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन किया जाता है। तो उसमें Br2 को डाला गया तो Br2 क्या करेगा, अगर वहाँ डबल बॉन्ड है तो वो क्या करेगा, इस एक डबल बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना देगा और क्या करेगा, ब्राउन कलर के फ्यूम्स अराइज होंगे। इसको बोलते हैं ब्रोमीन लिक्विड टेस्ट, जिससे अनसैचुरेशन को कंफर्म हो जाएगी कि हमारे पास अनसैचुरेशन वहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इससे देखिए हमने एल्कीन से प्रिपेयर कर दिया ना, हेलो एल्केन है ना। तो ये प्रिपरेशन हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो गई। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम करके देखेंगे जिससे हमारा प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कितना क्लैरिफाई हुआ है हमारा। तो यहाँ पे कंपाउंड दे दिया हुआ है हमें CH3 CH3, यहाँ पे C, उसके साथ CH2 और CH3, यहाँ पे H। और इसको बोला गया है कि इसके मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं हमें ऑन फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब जैसे ही फ्री रेडिकल रिएक्शन आ जाती है तो हमें पता है Hμ या सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी हीट करने पे। आपको मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट के आइसोमर्स बताने हैं तो आपको ये पता है कि मोनोक्लोरिनेशन होनी है, मतलब H पॉजिटिव हटेंगे और Cl आके जुड़ेगा। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के तो आइसोमर्स बन सकते हैं, राइट। तो अब देखिए आप इस अगर H को हटाएंगे यहाँ से कि जितने भी H होंगे अगर उनको हटाओगे तो प्राइमरी टाइप के हैं, राइट। तो उनसे एक प्रोडक्ट टाइप का बन जाएगा प्राइमरी क्लोरो टाइप का प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट वही बना देते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट CH3H CH2 CH2। यहाँ पे किसी भी एक पोजीशन, तीनों की तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट हैं तो तीनों पोजीशन पे आप कहीं भी Cl लगाओगे तो प्राइमरी टाइप का ही होगा, नोमेनक्लेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट आइसोमर हमारा ये बन गया। हमारे पास ये दिया हुआ था कंपाउंड, इसके अंदर हमने ये देखा कि ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हैं तो इनमें से किसी भी एक को अगर Hμ सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 डाला गया तो उसने एक CH को हटा के Cl को रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे एक Cl आ गया, पहले केस में हमने माना ये पहले रिप्लेस हुआ है बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब ये दोनों देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हैं वो कार्बन 1 और 2 कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये किस टाइप का है, सेकेंडरी टाइप का है। तो इनमें से किसी भी एक H को अगर हम हटा देंगे तो हमें ये देखना है कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखिए उससे हमें सेकेंडरी हैलाइड का प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, CH3 H Cl H और CH3। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड प्रोडक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला H क्यों नहीं रिप्लेस किया। ये दोनों ही H क्या हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं जो कि सेकेंडरी हैं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलर लाइक जब हम इनमें से तीनों को किसी को भी रिप्लेस कर सकते थे तो इन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमें ये सेकेंड प्रोडक्ट मिल गया। चलिए अब थर्ड प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। अब यहाँ जो ये हाइड्रोजन है
ये देखते हैं जिस कार्बन से अटैच है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस ही तो कर, जितने भी हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं हमें उन्हीं को तो रिप्लेस करना है, क्योंकि उन्हीं को रिप्लेस करने के बाद हम उस पोजीशन पे Cl ला रहे हैं। और Cl को प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, हम कैसे बता सकते हैं सॉरी, कैसे बता सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन उस कार्बन से जिससे वो अटैच है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो देखिए ये एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से, दैट मीन टर्शरी है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो एक नया आइसोमर बनेगा। चलिए कर देते हैं CH3 और यहाँ आप Cl कर दीजिए, CH2 यहाँ एज इट इज रहने दीजिए, CH3। तो देखिए यहाँ जो ये Cl लगा है ये कैसे कार्बन से लगा है? जो कि टर्शरी है, तो तीसरा आइसोमर बन गया। अब फोर्थ आइसोमर देखते हैं। अब देखिए आपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इन दोनों में से किसी एक को कर लिया, इनको कर लिया, बाकी बचे ये दोनों। अगर मैं इसमें से किसी एक कार्बन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ, देखिए CH2Cl और इस CH3 को मैंने एज इट इज रखा, H को एज इट इज CH2 एंड CH3। तो अब देखिए ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये भी किस टाइप का है? प्राइमरी टाइप का है। तो यहाँ पे भी जब हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, इस वाले H को भी अगर रिप्लेस करेंगे वो भी इसी टाइप का प्रोडक्ट देगा। दैट मीन्स ये चार आइसोमर पॉसिबल आइसोमर हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2 डालने के बाद। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी रिएक्टेंट दे दिया जाएगा और उस रिएक्टेंट में ये बोला जाएगा कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स निकालिए जो मोनोक्लोरिनेशन, एक बार ही क्लोरिनेशन करनी है आपको, एक वन टाइम, ओनली वन टाइम आपको क्लोरिनेशन करनी है H म्यू सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके आइसोमर्स बताइए, आइसोमर्स मीन्स डिफरेंट पोजिशंस बताइए। तो आपको डिफरेंट टाइप को हाइड्रोजन ढूंढने हैं, नथिंग एल्स। आपको अलग अलग हाइड्रोजन ढूंढने हैं, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, और उनके हर एक पॉसिबल आइसोमर का अपना अलग अलग क्या होगा, नोमेनक्लेचर भी होगा। आप इससे भी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन जो है वो हेलो एल्केन की ख़त्म होती हैं। ये जो थी वो बेसिक रिएक्शंस थी जो कि हमें किसी दूसरे कंपाउंड से लेके जो डिफरेंट कंपाउंड था, वो डिफरेंट कंपाउंड एल्कोहल था, एल्केन था, एल्कीन था, इस टाइप से था। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास पहले ही कोई हेलो एल्केन है और मुझे किसी दूसरे हेलोजन को उसमें रिप्लेस करना है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स इन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें रिएक्टेंट भी हेलो टाइप का है और प्रोडक्ट भी हेलो है, बट डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस के साथ। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं। तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये है हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें दो टाइप की रिएक्शन आती हैं। एक तो आती है हमारे पास फिल्किंस्टन रिएक्शन और एक आती है स्वॉर्ट्स रिएक्शन। तो देखिए फिल्किंस्टन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, इसमें आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि आपके पास रिएक्टेंट में क्या है और क्या टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन होती हैं और इनमें आपको रिएजेंट विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन विच कंडीशन, ये आपको सब नेम रिएक्शन में याद रखना होता है। तो मैं आपको ये सारा डिक्टेट कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको फिल्किंस्टन रिएक्शन पढ़नी है, याद रखनी है। तो इसमें क्या होगा, जब व्हेन any haloalkane compound like RCl and RBr reacts with sodium iodide or potassium iodide, these are nothing but सोर्सेज ऑफ आयोडीन। क्योंकि ये जो फिल्किंस्टन रिएक्शन होती है ना, ये जनरली आयोडीन कंपाउंड्स, जो RI यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आएगा। आपको अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक ऐसी रिएक्शन को प्रिपेयर करना है जिसमें मुझे ये मेन प्रोडक्ट चाहिए, यूज़ क्या करना है आपको, हेलो कंपाउंड स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करना है, तो आप फिल्किंस्टन रिएक्शन का नाम लेंगे। तो जब वो रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ dry ether in acetone, we get
हेलो आयोडाइड कंपाउंड, इसको बोलेंगे फिल्किंस्टन रिएक्शन। तो जो फिल्किंस्टन रिएक्शन में, इसमें आप एक मेजर चीज़ ध्यान रखिए, ड्राई ईथर का यूज़ हुआ है, एसीटोन का यूज़ हुआ है, और या तो सोडियम आयोडाइड मतलब NaI का यूज़ हुआ है, या पोटेशियम आयोडाइड दैट मीन्स KI का यूज़ हुआ है। RCl RBr हमारे रिएक्टेंट हैं। तो देखिए रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि मान लीजिए मैंने RCl ले लिया, R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, कितनी लंबी भी चेन हो सकती है। तो RCl है, मान लीजिए मैंने NaI ले लिया और मैंने यहाँ ड्राई ईथर ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसीटोन। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो क्या बनेगा, RI प्लस NaCl, ये बाय प्रोडक्ट निकल गया, सॉल्ट दैट इज प्रेसिपिटेट आउट। ये जो साइन है ये दिखाता है कि यहाँ इसकी प्रेसिपिटेट बन गए हैं, वो सेटल डाउन हो गए, ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया। तो इस रिएक्शन का जो मेन यूज़ है वो यही है कि अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो आप फिल्किंस्टन रिएक्शन का यूज़ कीजिए। अब ये इसका डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब हमें याद करना है कि यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज एसीटोन एंड नॉट यूज H2O while H2O is a यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर सोल्यूबल करना है, सॉल्वेंट अगर यूज़ करना है तो आप पानी का यूज़ करते हो, है ना। हर चीज़ का सॉल्यूशन पानी में बनाते हो। आप लैब में देखोगे, आपको अगर NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, HCl का सॉल्यूशन बनाना है, ना जाने कितने सारे लिक्विड्स, कितने सारे सॉल्वेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए H2O को एज अ मेन एक्वस सॉल्यूशन उनका प्रिपेयर करने के लिए H2O को यूज़ किया जाता है। पर यहाँ हमने एसीटोन को यूज़ किया है जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ही यहाँ क्यों यूज़ किया है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पानी को यूज़ करेंगे तो जो ये प्रेसिपिटेट्स आउट हुए हैं ये उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, राइट। तो अगर हमारे पास ये प्रेसिपिटेट इसमें डिज़ोल्व हो पा रहे हैं तो हमें जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड चली गई अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर मेरे पास देखिए, अब हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन फर्दर अगर प्रोसीड कर रही है, अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है तो मेन बेसिक उसका क्या कंडीशन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मोर एंड मोर रिएक्टेंट कंज्यूम होना चाहिए। तो रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो रहा है तो ये जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा रिएक्टेंट उतना कंज्यूम होएगा और प्रोडक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। पर अगर यही डिज़ोल्व होता चला गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए हम एसीटोन यूज़ ना करके H2O यूज़ करते हैं, राइट। अब हमारे पास आती है स्वॉर्ड्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ये फ्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट मानी जाती है। दैट मीन्स RF अगर आपको कंपाउंड प्रोड्यूस करना है तो आप स्वॉर्ड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे। आपने पीछे वाले जितने भी रिएक्शन देखे होंगे जो मैंने एग्जांपल्स कराए उसमें आपने देखा होगा मैंने F2Cl2 F2 और I2 को मिनिमम यूज़ किया है, मैंने Br2Cl2 यूज़ किया है। इसका रीज़न क्या है कि जो फ्लोराइड की रिएक्शंस होती हैं वो बहुत एग्जॉस्टिव होती हैं, मतलब एक बार स्टार्ट हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तो इसीलिए RF की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बोलते हैं ना कि बहुत कम ऐसे प्रोसीजर हैं जिनसे ये इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो कुछ नेम रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही इनको बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड वन ऑफ देम इज स्वॉर्ड्स रिएक्शन। तो इस स्वॉर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम RBr को लेंगे, जैसे कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल वही होगा इन दोनों का, इनमें स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा एल्काइल हेलाइड्स ही रहेंगे, और एल्काइल हेलाइड में मैं या तो AgF डालूंगी, Hg2F2 डालूंगी, या फिर COF2 डालूंगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बनेगा RF प्लस AgBr। दैट मीन्स आपको फ्लोरीन के मेटल फ्लोराइड्स का
यूज़ करना होगा यहाँ पे। मेटल फ्लोराइड का अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड फ्लोराइड में दैट मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो स्वॉर्ड्स रिएक्शन क्या है? व्हेन एनी हेलो compound like RCl or RBr react with AgF, Hg2F2 और COF2 gives RF एंड AgBr। तो ये थी हमारी स्वॉर्ड्स रिएक्शन, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और फिर उसके बाद करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। थैंक यू।